तो गोल्डन ट्रायंगल की शुरुआत कहाँ से हुई? ऐसे तो हमें पता ही है गोल्डन ट्रायंगल, आप लोगों को भी अंदाजा होगा व्हाट एग्जैक्टली वाज गोल्डन ट्रायंगल. Golden Triangle is basically an interconnected, you know, criteria set by the judiciary, जहाँ पे 14, 19 और 21 को इंटरलिंक कर दिया जाता है. ठीक है, एक कॉमन स्ट्रक्चर में. 1950 कॉन्स्टिट्यूशन के एनफोर्समेंट के एक महीने बाद फेब्रुवरी में जुडिशरी नई थी, संविधान नया था, सरकार भी नई थी. वी वर अंडर अ कॉलोनियल हैंगओवर. पार्टीशन का जो पूरा का पूरा फसाद था, इट हैड लेफ्ट इंडियन इकोनॉमी इन अ वेरी वेरी डिफिकल्ट पोजीशन. एक इकोनॉमिक क्राइसिस और बहुत सारी और परेशानियों से देश जूझ रहा था. वॉर का एप्रीहेंशन रहता था जो कि बहुत टाइम तक चलता ही रहा. प्लस इंटरनल एस्पेक्ट पे सिक्योरिटी थ्रेट्स बने रहते थे. कोई भी विंग कहीं एक्टिव होकर गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी को चैलेंज कर दे, इस चीज का खतरा रहता ही था. और कॉलोनियलिज्म से थोड़ा सा हमारी गवर्नमेंट इंस्पायर्ड थी. तो हम सोवरन तो हो गए थे, हमारे कानून अपने बनने लगे थे, सरकार हमने खुद बनाई थी, हमारा अपना संविधान था. हमारे देश को चलाने में किसी भी और कंट्री के इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं थी. तो सोवरेनिटी तो आ गई थी, लेकिन इंडिपेंडेंस हमें मिलते मिलते मिली. इंडिपेंडेंस ट्रूली अचीव हुई 80s में. 1950s तक सिर्फ एक मिराज के फॉर्म में हमारे पास आजादी थी. कॉलोनियल इन्फ्लुएंस की वजह से स्टेट जो है वो पब्लिक ऑर्डर और कंट्रोल को प्रायोरिटी देती थी एट द कॉस्ट ऑफ सिविल लिबर्टीज. सिविल लिबर्टीज पर उतना ज्यादा ध्यान नहीं था गवर्नमेंट का. उनके हिसाब से स्टेट में इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जो क्रिएट हो रखी है और पूरी तरह से जो अफरा तफरी मची हुई है पार्टीशन के बाद, इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट्स जो लगातार बने रहते हैं, लोगों के सारे जो घाव हैं अभी ताज़े हैं क्योंकि पार्टीशन बहुत गहरा वूंड छोड़ के गया था. वो सब बिल्कुल ताज़ा था, बिल्कुल फ्रेश था. And like I said, they were inspired by colonizers. So their administration had a hint of British. They wanted to control the civilians and the citizens of India in a way that resembled with the British. ठीक है, उनका तरीका, उनका एडमिनिस्ट्रेशन, उनका गवर्नेंस कहीं ना कहीं वहीं से इंस्पिरेशन ड्रॉ कर रहा था. अब इसी बीच A.K. गोपालन नाम के एक लीडर थे जो बहुत की फिगर थे, प्रोमिनेंट थे, और वो कांग्रेस पार्टी के इनिशियल मेंबर भी थे. ठीक है, जब कांग्रेस पार्टी फॉर्म हुई थी, A.O. ह्यूम ने करी थी, तब गोपालन कांग्रेस के मेंबर थे. बट बाद में इन्होंने CPI, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को ज्वाइन कर लिया और कम्युनिज्म के एक बहुत ही प्रोमिनेंट फिगर बन गए. अब ये जो सोशल इनइक्वालिटी जो सोसाइटी में थी और गवर्नमेंट का एक बहुत ही इनसेंसिटिव इनएक्टिव एटीट्यूड जो था पुअर और मार्जिनलाइज सेक्शंस को लेके, उस पे A.K. गोपालन बहुत लिखते थे और लगातार जगह जगह स्पीचेस देते रहते थे. उनकी फॉलोइंग बहुत हो गई थी. केरला, वेस्ट बंगाल जैसे स्टेट्स में कम्युनिज्म का प्रभाव बढ़ता चला जा रहा था. गवर्नमेंट को लगा कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारी कंट्री में कम्युनिज्म अपनी जड़ बना ले और स्थिति बिल्कुल रशिया जैसी हो जाए. इसके चलते 1950 में एक प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट को एनफोर्स किया गया फरवरी में. ये प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 एक बहुत ही अजीब किस्म का लॉ था जो स्टेट की अपनी इनसिक्योरिटीज को फैसिलिटेट और मैनिफेस्ट करता था. इसके अकॉर्डिंग किसी भी इंडिविजुअल को प्रिवेंटिव मैनर में अरेस्ट किया जा सकता था, डिटेन किया जा सकता, और डिटेंशन के पीछे के रीजंस फर्निश करना भी उस एक्ट की जरूरत नहीं थी. There was nowhere in the act nowhere in the act it was provided that a person was to be furnished with reasons of arrest. और जो बाकी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स थे, फंडामेंटल राइट्स जो कि आर्टिकल 22 में दे रखे थे, उनको भी
फॉलो करने या रिगार्ड करने की जरूरत प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के अकॉर्डिंग नहीं थी। मतलब आप उस व्यक्ति को 1 साल तक डिटेन करके रख सकते थे विदाउट एनी ट्रायल व्हाटसोएवर। अब AK गोपालन के बढ़ते इन्फ्लुएंस को देख के जो गवर्नमेंट थी उस टाइम की वो इनसिक्योर हो गई और उन्होंने इस एक्ट को यूज करके, विच वाज सपोज टू बी अ टेम्पररी फीचर बट लास्टेड टिल 1969, उन्होंने AK गोपालन को डिटेन कर लिया। AK गोपालन को बहुत हार्श कंडीशंस में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया और उनको किसी भी तरह के लीगल रिकोर्स को अवेल करने की भी परमिशन नहीं मिली। ही कुड नॉट टॉक टू अ लॉयर, ही कुड नॉट बी ट्राइड, he was just confined solitarily under very harsh conditions। लेकिन गोपालन एक आम आदमी नहीं थे। उनकी अरेस्ट से पूरे के पूरे देश में अफरा तफरी मच गई। सिविल लिबर्टीज और स्टेट के आर्बिट्ररी एक्शंस को लेकर डिस्कशंस होने लगे एंड पीपल स्टार्टेड कमिंग आउट विद रिगार्ड टू देयर सिविल लिबर्टीज व्हिच वर गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। This arrest, this detention sparked the debate of how can a state, how can the state, or how can the government, which is a democratic government, how can our leaders who we chose as leaders can exercise such control over us। वही नेता जिन्हें हमने नेता बनाया है, वही लीडर्स जिन्हें हमने पावर दी है, वो हमारे ऊपर इस तरह के हार्श लॉस को कैसे इम्पोज कर सकते हैं। AK गोपालन का केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, देश नया था, कानून नया था और जुडिशरी भी नई थी। उस टाइम पे जुडिशियल एटीट्यूड बहुत कंजर्वेटिव था और क्योंकि दे वर रिलेटिवली न्यू, द जुडिशियल विजडम हैड नॉट रियली सीप्ड इन येट और लेजिस्लेचर के एक्शन को चैलेंज कर सके इतनी स्ट्रेंथ जुडिशरी में शायद नहीं थी और वो कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत लिटरली इंटरप्रेट करते थे रादर देन अ लिटरल पर्पसिव इंटरप्रिटेशन। हालांकि इट वाज एन अपॉर्चुनिटी टू शो द पीपल ऑफ इंडिया कि अब तुम इंडिपेंडेंट हो, तुम्हें सिविल लिबर्टीज सिर्फ एक आर्टिफिशियल लिबर्टीज या एक पेपर पे लिखे हुए राइट्स के बतौर नहीं दी गई हैं। दे आर मीनिंगफुल राइट्स विच अलाउ यू टू लिव इंडिपेंडेंटली इन अ वे यू हैव ऑलवेज वांटेड। जिस आज़ादी के लिए आपने 100 साल लड़ाई करी है, वो आज़ादी आपको सही मायने में आपका संविधान देता है। इस चीज को समझाने की, लोगों में इस उम्मीद को जगाने की जुडिशरी के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। लेकिन लाइक आई सेड, द जुडिशरी वाज न्यू, कंजर्वेटिव एंड एक्सट्रीमली हेजिटेंट टू चैलेंज लेजिस्लेचर और एक ऐसा जजमेंट आया जिसकी उम्मीद किसी ने लगाई नहीं थी। AK गोपालन का कहना था कि उनका आर्टिकल 14 जो राइट टू इक्वलिटी देता है उन्हें, आर्टिकल 19 जो उन्हें अपने आप को एक्सप्रेस करने की फंडामेंटल फ्रीडम देता है और आर्टिकल 21 जो उनकी लाइफ और लिबर्टी को प्रोटेक्ट करता है, वो तीनों ही वायलेट हो गया है। आर्टिकल 14 इक्वलिटी को गारंटी करके स्टेट के किसी भी आर्बिट्रेरी एक्शन को सीधा चैलेंज करता है। मतलब आर्बिट्रेरीनेस, स्टेट अगर कोई भी एक्शन ले रही है तो वो आर्बिट्रेरी नहीं हो सकता। इट हैज टू कंफर्म टू द प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वलिटी। अगर बाकी लोगों को अरेस्ट के रीजंस दिए जा रहे हैं, ट्रायल का राइट दिया जा रहा है, डिफेंस का राइट दिया जा रहा है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि कुछ लोगों को ना दिया जाए, एंड दैट टू विदाउट एनी प्रॉपर जस्टिफिकेशन। ये एक आर्बिट्रेरी अनकंट्रोल्ड एक्शन है, एक अनसुपरवाइज्ड एक्सरसाइज ऑफ पावर है जो आर्टिकल 14 अलाउ नहीं करता। इसी को एक्सरसाइज करके, इस तरह का लॉ बना के उनकी फंडामेंटल फ्रीडम को ऑप्रेस किया जा रहा है, उनके फ्री स्पीच को ऑप्रेस किया जा रहा है और ये स्टेट का आर्बिट्रेरी एक्शन फ्री स्पीच को कर्टेल करके उनको उनकी लिबर्टी और लाइफ से डिप्राइव कर रहा है। समझे? डिप्रेवेशन। ये तीनों राइट इंटरकनेक्टेड हैं और उनके एक साथ वायलेट हो रहे हैं। लेकिन यहां मद्रास गवर्नमेंट का जो आर्ग्यूमेंट था वो अलग था। ऑब्वियसली AK गोपालन के आर्ग्यूमेंट्स थे ये, लेकिन स्टेट ने आर्ग्यू किया
कि आर्टिकल 21 कहता है कि नोबडी और एनीबडी इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, कोई भी जो इंडियन टेरिटरी के विदिन है, उसकी लाइफ और लिबर्टी को कर्टेल नहीं किया जा सकता एक्सेप्ट विद द प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ। ठीक है, अब इस चीज को ध्यान में रखना है, प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ। इसका मतलब है कि किसी को भी लाइफ और लिबर्टी से रिलेटेड राइट्स, या किसी के भी लाइफ और लिबर्टी से रिलेटेड जो राइट्स हैं वो कर्टेल नहीं किए जा सकते जब तक कि उन्हें कर्टेल करने के लिए एक लीगल प्रोसेस अडॉप्ट नहीं किया गया है। वो लीगल प्रोसेस जो प्रॉपरली फॉर्मुलेट किया गया बाय फॉलोइंग एवरी प्रोसेस मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। So if you have formulated a proper law by following the due process which is given in the constitution, तो कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ को इनैक्ट करने का, एनफोर्स करने का पूरा प्रोसेस है। मैं आपको समझा भी चुकी हूँ, है ना। वोटिंग होती है, फिर प्रेसिडेंट के पास जाता है। तो दिस इज द प्रोसीजर विच इज स्टैब्लिश्ड बाय लॉ। सो यू हैव क्रिएटेड अ लॉ विच हैज बीन क्रिएटेड बाय द लेजिस्लेचर यूजिंग द गाइडलाइंस और यूजिंग द मैनरिज्म विच हैज बीन लेड डाउन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो स्टेट का कहना था कि भाई इनको डिटेन किया गया है, इनको डिटेन बिना किसी वारंट के या बिना किसी रीजन के किया गया है, इनको ट्रायल से भी सब्जेक्ट नहीं करवाया गया। लेकिन ये सब हमने आर्बिट्रेरीली थोड़ी किया है, ये सब हमने कानून को फॉलो करके किया है। वो कानून ले डाउन करता है ये सब कुछ जो हमने गोपालन के साथ किया। We have followed the procedure that law established. Article 21 सिर्फ इसकी बात करता है। It only says that you can curtail the liberty of an individual by following the procedure established by law. वो प्रोसीजर फेयर होना चाहिए, जस्ट होना चाहिए, आर्बिट्रेरी नहीं होना चाहिए, आर्टिकल 14, 19 के प्रिंसिपल्स पे कंफर्म करना चाहिए। ये सब तो आर्टिकल 21 में नहीं लिखा है ना। आर्टिकल 21 अपने आप में इंडिपेंडेंट है, वो साफ साफ कहता है कि यू कैन नॉट कर्टेल द लाइफ एंड लिबर्टी अनलेस विद द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। वी हैव फॉलोड द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ एंड हेंस वी हैव डन नथिंग रॉन्ग। अब सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पे गोपालन की बात को थोड़ा कंसिडर करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने स्टेट के आर्गुमेंट को एक्सेप्ट किया एंड दे हेल्ड द सेम थिंग। उन्होंने कहा कि ये आर्टिकल सारे के सारे राइट्स अपने आप में इंडिपेंडेंट हैं। आर्टिकल 21 आपको लाइफ एंड लिबर्टी देता है, लेकिन वो लाइफ एंड लिबर्टी वहीं तक सीमित है जहां तक लॉ आपको आजादी दे रहा है। अगर उस आजादी को लॉ रोक देता है तो वहीं आपकी लाइफ एंड लिबर्टी भी रुक जाती है। अगर कोई प्रोसीजर आपकी लाइफ एंड लिबर्टी को कर्टेल कर रहा है और वो प्रोसीजर लीगल है, प्रॉपरली फॉलो किया गया है, तो फिर वो आपका राइट कर्टेल नहीं हो रहा, वायलेट नहीं हो रहा, और वो हो भी रहा है तो कॉन्स्टिट्यूशन उसे अलाउ कर रहा है। समझ आई? यही डिटेंशन जो है इट हैज बीन डन बाय फॉलोइंग द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ एंड हेंस देयर हैज बीन नो वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 14, 19 and 21 are independent articles. You cannot challenge them together. ठीक है? और यहाँ पे गोपालन केस हार गए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।